स्वागत है मेरे दोस्तों आपका ही यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। जैसे कि अब यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको कंपटीशन और बिहार बोर्ड स्पेशल 10 क्लास को लेकर यहाँ तैयारी कराया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज बिहार बोर्ड के प्रीवियस यानी क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। कब का? 2020 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उन्हीं को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। क्लियर? तो समय को न बर्बाद करते हुए आप दोस्तों के बीच क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2020 का जो भी निचोड़ ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है ना, 1 नंबर का जो भी प्रश्न है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच जल्दी जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। क्लियर ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बोला जो पंजाब है उसमें भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का उर्वरक शक्ति कम होने का कारण क्या है, यानी उपजाऊ कम होने का कारण क्या है। कहाँ पे? पंजाब में। तो पूछा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए तो 4 ऑप्शन है, वन्योन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो आपको बता देते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का उर्वरक शक्ति कम होने के कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? वहाँ भूमि का निम्नीकरण होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्न कैसा लग रहा है। चलिए ये रहा दूसरा प्रश्न। मानव शरीर में जल की मात्रा होता है, यानी बोला कि जो मानव शरीर होता है, ठीक है ना, जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जल का मात्रा कितना होता है, यानी शरीर में पानी का मात्रा कितना होता है, ये बताना है। तो चलिए बताइए फटाक से कमेंट करके कि कितना होता है। क्या 55% होता है, 60% होता है, 65% या 70%? झटाक से बताइए कितना होता है। 60% होता है। क्लियर ना? कितना परसेंट? 60% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी पानी होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न को आखिरी तक देखिएगा। एकदम इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाने वाला। एकदम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बैंक से यानी पीछे वाला ही साल का क्वेश्चन उठा के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इतना मैं एक्सपीरियंस के साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो इसीलिए हमको अच्छा से पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? बोला कि इनमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं ये मिलता है, ये बताना है। फटाक से बताइए तो कौन सा है? तो मगरमच्छ, ठीक है ना। मगरमच्छ सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है, इसके अलावा कोई भी देश में ये पाया नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। जवाब एकदम फटाक करिए, समय नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो बताइए फटाक से, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी बोला कि जो सीमेंट बनाने वाला जो फैक्ट्री होता है उसका कच्चा माल यानी क्या ला के सीमेंट बनाया जाता है, वही पूछा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है जिससे कि सीमेंट तैयार होता है। तो चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा है। और तुम आराम से पहले पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। एकदम कूल माइंड से जवाब देना, क्योंकि 1 नंबर आपका एग्जाम में बहुत आपका वैल्यू रखता है, ठीक है ना, एग्जाम को नंबर को बढ़ाने के लिए। क्लियर ना? तो बताइए क्या है? चूना पत्थर, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। तो फटाक से इसका भी जवाब करिए आप। फटाक से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, लेट मत करिए। संघराज की विशेषता नहीं है। बोला कि जो संघराज होती है उसका विशेषता इनमें से कौन नहीं है? जो 4 ऑप्शन में से पूछा कि कौन सा है जो संघराज की विशेषता नहीं है। तो चलिए फटाक से बताइए कि संघराज का कौन सा विशेषता नहीं है। तो कौन है? शक्तियों का विभाजन। संघराज में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। संघराज में क्या होती है? शक्ति विशेषता संघराज का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। संघ सरकार का उदाहरण है। बोला कि जो संघ सरकार होती है उसका उदाहरण कौन सा है, यानी एग्जाम्पल बताना है संघ सरकार का कि कौन सा देश में संघ सरकार होता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य में संघ सरकार होता है? तो अमेरिका में, ठीक है ना। अमेरिका में क्या होता है? संघ सरकार की राज्य होती है, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बोला जो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कौन करवाने वाले थे, ठीक है। जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसको करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, जो कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। तो कौन कराया था, जयप्रकाश नारायण साहब। कौन कराए थे, जयप्रकाश नारायण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई जाती है। बोला जो लोकतंत्र होता है उस कौन सा व्यवस्था, कौन सा मुद्दा होता है जिसमें सफलता पूर्वक पाई जाती है, तो ये बताना है। फटाक से इसका जवाब बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी, बहुमत समूह और अल्पसंख्यक के समान एक जैसा व्यवहार करना, यानी जो बहुत संख्यक है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले हो, दोनों के क्या करना है, एक जैसा व्यवहार करना, यानी दोनों का आपको समान रूप से देख रेख करना, यानी कि एक को ज़्यादा ध्यान देना है, एक को कम ध्यान देना है। ये नहीं है लोकतंत्र का व्यवस्था। क्लियर ना। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए। भूस्खलन है, और जो भूस्खलन जिसको इंग्लिश में होता है लैंडस्लाइड, ठीक है ना, जो भूस्खलन है, ये जो भूस्खलन है क्या है, ठीक है ना। तो क्या एक प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्राकृतिक आपदा के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक द्वारा खुद होता है, ठीक है। भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा, यानी खुद ब खुद होता है, इसमें मानव नहीं घटित करता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक आपदा क्या है, ठीक है। बोलेगा प्राकृतिक आपदा क्या है, तो बोलेंगे ऐसा आपदा जो स्वतः ही प्रकृति द्वारा खुद ब खुद घटित होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या है, अब बाढ़ बोल सकते हैं, भूस्खलन बोल सकते हैं, भूकंप बोल सकते हैं, सुनामी बोल सकते हैं, आंधी तूफान बोल सकते हैं, वज्रपात बोल सकते हैं, बादल फटना बोल सकते हैं। सब क्या है, प्राकृतिक आपदा, यानी जो खुद ब खुद हो, ठीक है ना, यानी बोल सकते हैं भगवान द्वारा खुद हो या प्रकृति द्वारा खुद हो। तो भूस्खलन क्या है, मिट्टी का कटाव, यानी भूस्खलन क्या होता है कि मिट्टी कटना शुरू होता है, ठीक है, मिट्टी खिसक जाता है अपनी जगह से, इसको क्या भूस्खलन बोलते हैं। तो इस कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक। तो जानिए प्राकृतिक आपदा क्या है कि प्रकृति द्वारा स्वतः ही घटने वाला घटना को क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद मानव जनित आपदा है, ठीक है, आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है ना। अब है मानव जनित आपदा, इसमें क्या होता है कि मानव द्वारा घटित घटना, ठीक है, ऐसा घटना जो बोले क्या बोलेंगे, ऐसा आपदा जो मानव द्वारा घटित हो, क्या कहते हैं, आपको मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, दंगा हो गया, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े से क्या मानव जनित, यानी मानव खुद करे, यानी मनुष्य खुद लड़े। सामान्य आपदा यानी नॉर्मल। तो जानेंगे भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट ये रहा, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। बोला कि जो महासागर, महासागर मतलब समुद्र, ठीक है, समुद्र के नीचे जो कंपन होता है, यानी कंपन मतलब हिलना डोलना, क्या कहलाता है। तो महासागर तल के जो कंपन होता है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, ये बोला है। तो किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुनामी, ठीक है ना। सुनामी के नाम से क्या जानते हैं, इसका डिफिनेशन ही होता है कि महासागर तल के नीचे होने वाले कंपन के कारण जो समुद्र का जो जल होता है ऊपर की ओर उठने लगता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं। क्लियर ना। तो महासागर के तल में जो कंपन होता है उसका परिणाम क्या निकलता है, सुनामी आता है। चलिए रहा प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग क्या है। बोला यदि कहीं भूकंप आया तो पृथ्वी का ऊपरी सतह पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचेगा, जो झटका पहुंचेगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, कि पृथ्वी के सर पर सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाला तरंग को किस नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये बताना है फटाक से। तो बताइए कौन सा तरंग कहेंगे, पी तरंग कहेंगे। क्या कौन सा तरंग कहेंगे हम लोग, पी तरंग कहेंगे। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी का संबंध है। बोला जो सुनामी होता है उसका संबंध क्या है, रिलेशन किससे है। जो सुनामी होता है उसका संबंध किससे है, क्या स्थल से, स्थल मतलब क्या ज़मीन से है, समुद्र से है, या आसमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। क्लियर ना। तो सुनामी का संबंध किससे है,
समुद्र से है। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सैटेलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सुदूर संवेदी उपग्रह का क्या इंग्लिश में बोलते हैं? सैटेलाइट। तो उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं ये बताना है। जो सैटेलाइट होता है उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं ये बताना है फटाक से। तो संसाधनों की खोज करने के लिए करते हैं हम लोग। किसके लिए करते हैं? संसाधनों के खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का हम लोग उपयोग करते हैं। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नगर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ भूकंप का झटका आपको देखने को मिलेगा? कौन सा नगर है वहाँ? तो फटाक से बताइए कौन सा नगर है जहाँ की सबसे अधिक भूकंप का झटका देखने को मिलता है? तो कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है ना। देहरादून में आपको भूकंप का ज़्यादा झटका महसूस करने को मिलेगा। ये रहा प्रश्न, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बोला कौन सा राज्य जो पिछड़ा है यानी सबसे पीछे, ठीक है। तो कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार राज्य सबसे क्या है? पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चलिए जवाब दीजिए। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बोले जो काउंट काबूर है विक्टर इमानुएल ने उसे किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है ना। ये जो काउंट काबूल है वो विक्टर उसको किस पद पर नियुक्त किया था, यानी कौन सा पद उसको दिया था? ये है, क्या सेनापति बनाए थे, फ्रांस के राजदूत बनाए थे, या प्रधानमंत्री बनाए थे, या गृह मंत्री बनाए थे? तो काउंट काबूल को क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री बनाए थे। क्लियर ना? कौन सा पद दिए थे? प्रधानमंत्री का पद दिए थे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, चलिए। रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? बोल रहा है जो रक्त और लोहा का जो नीति है वो देने वाला व्यक्ति कौन सा है? ठीक है, तो बोलना है कि जो रक्त और लोहा का जो नीति है उसको देने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि कौन है ये व्यक्ति हैं जो रक्त और लोहा का नीति दिए। तो फटाक से बताइए कि रक्त और लोहा का नीति देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो कौन है? बिस्मार्क साहब है, ठीक है ना। रक्त और लोहा का नीति देने वाला व्यक्ति क्या है? बिस्मार्क। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बोले जो साम्यवादी जो शासन प्रणाली था, जो व्यवस्था था, उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो फटाक से बताइए कि कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? रूस में सबसे पहली बार साम्यवादी शासन व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? जो बोल्शेविक क्रांति वो कब हुआ है ये बताना है आपको कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है। फटाक से बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अभी भी आप चैनल पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, अभी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें। ये रहा प्रश्न, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण यानी कर्ज देने वाली संस्था कौन सा है? यानी लंबे समय के लिए हमको कर्ज देने वाले संस्था का नाम बताना है। तो कौन है? भूमि विकास बैंक आपको लंबे समय के लिए कर्ज देती है, ठीक है ना। भूमि विकास बैंक क्या करता है? आपको लंबे समय के लिए आपको कर्ज देती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बोला जो आर्थिक विकास होता है उसका थर्ड वेव क्या है, यानी तीसरा क्या है? क्या है? तो सेवा क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? सेवा क्षेत्र। पहला कृषि क्षेत्र होता है, ठीक है, दूसरा आपको परिवहन हो गया, और थर्ड क्या होगा? सेवा क्षेत्र हो गया। क्लियर ना? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का क्या नाम है? सेवा क्षेत्र। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई आर्थिक नीति में किसके सम्मिलित किया गया है? बोले जो नई आर्थिक नीति है इसमें किसको सम्मिलित किया गया है ये बताना है कि नई आर्थिक जो नीति है
इनमें किसे सम्मिलित किया गया है? तो क्या है? उदारीकरण ये भी है, निजीकरण ये भी है, वैश्वीकरण ये भी, यानी कि इनमें से सब होगा, ठीक है ना। यानी ये तीनों को इसमें क्या किया है? आर्थिक नई नीति में सम्मिलित किया गया, यानी मिलाया गया है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? बोले उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए हम यदि फॉर्म भर रहे, आवेदन कर रहे, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बोले जो हिंद चीन में पहुंचने वाले जो व्यापारी थे, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, वो कौन थे? हिंद चीन में पहली बार व्यापार करने वाले, पहुंचने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि हिंद चीन पहुंच के पहले व्यापार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है ना। ये पुर्तगाली थे, सबसे पहली बार हिंद चीन पहुंचे थे और व्यापार किए थे। चलिए रहा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बोला कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये भारत में हुआ था, परंतु कब हुआ था ये आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, क्लियर ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये आपका कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, ये रहा। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आखिरी तक वीडियो को देखिए। जो भी आपको प्यारे साथी जो मैट्रिक का लिख रहे हैं, डिटेल लिखने वाले हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? बोला जो राउरकेला जो लोहा इस्पात उद्योग है, यानी जो फैक्ट्री है, कारखाना, वो कहाँ है? तो फटाक से बताइए कहाँ पे है ये? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ये बताना है। तो कौन सा समांती व्यवस्था एक होता है रूल, उससे हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति यानी कि अभी लागू किया गया, बढ़ाया गया? तो कौन सा व्यवस्था क्या है? प्रगतिशील प्रवृत्ति। कौन सा? प्रगति यानी बढ़ोतरी वाला व्यवस्था लागू किया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में आपको पूछ रहा है कि जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये कब आपको मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, क्लियर ना। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बोला जो वैश्वीकरण है उसका मुख्य अंग यानी कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, ये बताना है। तो कितने भाग होते हैं वैश्वीकरण के? तो मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। वैश्वीकरण के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। चलिए रहा प्रश्न नेक्स्ट, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बोला कौन सा जो सेवा है उसको गैर सरकारी में रखा गया? तो सैनिक सेवा, वित्तीय सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? तो मॉल सेवा को किस में रखा गया है? गैर सरकारी, यानी ये सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट है, क्लियर ना। ये रहा प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय यानी पैसा वाला, ठीक है ना, यानी जो करेंसी का जो हमारा कैपिटल है वो कौन सा है? तो ये बोला भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो किस शहर को कहा जाता था? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है ना। वित्तीय राजधानी किस कौन सा शहर है? मुंबई। काटी ताप्तीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बोला नाम क्या है? काटी ताप्तीय विद्युत परियोजना, यानी कि करंट बनाने वाली परियोजना, यानी वहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। काटी ताप्तीय विद्युत परियोजना बोला कौन सा जगह पे है? बिहार में ही है, लेकिन बिहार का कौन सा जिला है ये बताना है, क्लियर ना। कि भारत का वही बोल रहा है कि काटी ताप्तीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कौन सा जिले में है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का ही किस जिले का है? मुजफ्फरपुर का है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बोला कि जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है ये बताना है फटाक से। तो कहाँ पे है? जमालपुर में है। कहाँ पे है? जमालपुर में है रेल वर्कशॉप।
तो अभी भी वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप भी जुड़े हुए उससे क्या करिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लिखने वाले हैं 2022 में जो लिखेंगे एग्जाम, उनके लिए बहुत भी आई है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बोले जो सुनामी होता है उसका मेन कारण क्या है, कि किसके कारण सुनामी आता है, ये बताना है। तो किसके कारण आता है? समुद्र में कंपन के कारण आता है। समुद्र में किसके कारण आता है? सुनामी आने का मेन कारण क्या है? समुद्र में कंपन के कारण आता है। चलिए, तो आपको बोला है सुखाड़ क्या है? बोला जो सुखाड़ होता है, ठीक है ना, तो सुखाड़ क्या है? क्या प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक द्वारा स्वतः ही घटित होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बोला कौन सा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी उसका अलग विरोधी है? तो कौन सा है? फटाक से बताइए कि कौन सा बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा है? बहुसंख्यक का शासन, ये लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी इसका अलग विरोधी है, ठीक है, यानी इससे अलग है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, और जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी होता है, उसका जो सफलता वो किस पर डिपेंडेंट करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है आपको? सी, यानी नागरिकों की विवेकतापूर्ण, ठीक है ना, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागीदारी पर, ठीक है ना, नागरिकों की विवेकतापूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र का सफलता, कि लोकतंत्र कितना सफल होगा। क्षेत्रवाद निर्माण है कि भावना का एक कुपरिणाम है? बोल रहा है जो क्षेत्रवाद है, ठीक है ना, बोल रहा है आपका कि जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। बोल रहा है जो क्षेत्रवाद है उसका परिणाम, कुपरिणाम यानी गलत परिणाम क्या आता है? जो क्षेत्रवाद निर्माण के है जो भावना है, तो हमारे प्रति जो भावना होता है उसका गलत रिजल्ट क्या आता है, ये बताना है। तो बताइए कि क्षेत्रवाद का क्या है? तो अलगावाद आता है। इसका रिजल्ट क्या गलत आता है? अलगावाद का रिजल्ट गलत आता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयला है, बोला जो कोयला है वो क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसको आप एक बार यूज कर लीजिए, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो आप सोच रहे हैं कोयला तो हम बार बार यूज करते, तो ऐसा सोच गलत है, लेकिन क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, इसलिए क्या एक बार यदि हम इसको प्रयोग कर लिए तो दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। नवीकरणीय में क्या होता है कि एक बार आप प्रयोग करिए उसको दोबारा से आप प्रयोग कर सकते, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार आप प्रयोग किए दोबारा से उसको प्रयोग फिर से आप कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? बोला द्वितीय महायुद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध हुआ, उसमें यूरोप में नई जो संस्था लाई गई दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वो कौन सा संस्था है? तो कौन? यूरोपीय संघ। कौन सा संस्था है? यूरोपीय संघ को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया, क्या? दुष्परिणाम को खत्म करने के लिए। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की महत्तम देन का बड़ा तोहफा? हो रहा है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की महत्तम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है मनुष्य के लिए? क्या है? जो मुद्रा है, जो मुद्रा बड़ा कि ईश्वर का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, ये बात किसने कहा? तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने।
चलिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी वोट, मतदान मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु कितना है, यानी कितना से व्यक्ति लोग वोट देना शुरू कर देते हैं, कितना उम्र के व्यक्ति लोग, तो कितना 18 साल के होने के बाद आप वोट दे सकते हैं। तो न्यूनतम आयु कितना हो गया? 18 साल। ठीक है, 18 वर्ष से आप मतदान देने योग्य हो जाते हैं। चलिए, ये रहा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आखिरी तक ही पहुंच रहे हैं, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बोला जो भारत है उसमें कैसा शासन प्रणाली व्यवस्था, यानी शासन करने का तरीका कौन सा है? तो बताइए, संघीय और संसदीय। भारत में शासन करने का प्रणाली क्या है? संघ और संसदीय, यानी संघीय व्यवस्था भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। भारत में क्या करने का, शासन करने का ये क्या है, बेस्ट तरीका है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? मेरा कोयला उत्पादन करने में सबसे अग्रिम राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आ रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा समय और दीजिए प्लीज़। तो आपको एग्जाम में ना 40 में 40 आने वाला है, सोशल साइंस में कितना आएंगे? 40 में 40 फुल, मेरा ये वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फाइनल एग्जाम आते आते आपको इतना प्रिपेयर करा देंगे कि आपको पास क्वेश्चन आएगा और आप 40 में 40 डील करके आइएगा, ये मेरा वादा है। तो बताइए कि भारत में कोयला उत्पादन सबसे अग्रिम राज्य कौन सा है? तो झारखंड। कौन सा राज्य है आपका? झारखंड राज्य कोयला में सबसे अग्रिम राज्य है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। बोला कि लोहा उत्पादन करने वाला भारत का सबसे पहला उद्योग कौन सा है? तो बताइए, तो कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यानी टिस्को जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। ठीक है, TISCO। ठीक है ना? तो टाटा एवं इस्पात टिस्को। क्लियर? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, वर्ड है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये किससे संबंधित है ये बताया? क्या रेल से संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित, जल मार्ग से संबंधित या वायु मार्ग से संबंधित? किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ये वर्ड किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या संबंधित? सड़क है, एक रोड है जो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी 4 राज्यों से जुड़ते, इसलिए क्या इसका नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी 4 से जुड़ते, इसलिए किससे संबंधित है? ये सड़क से संबंधित है। गंडक परियोजना है, आपको बोला कि जो गंडक परियोजना है वो आपको बोला है कहाँ पे है। ठीक है ना? गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर। तो उम्मीद करते कि यदि आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं तो आप में पेशेंस बहुत है, यानी आप कुछ कर जाइएगा। ठीक है, यानी आपका नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप यहाँ तक हैं तो प्लीज़ आप इतना देख चुके तो वीडियो के लिए सलाह दीजिए कि आपको एक ऐसा वीडियो लगा और दोस्तों को भी शेयर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।